A very good morning to all my dear students. Students, welcome back to one more video lecture. This is video lecture number 9 of class 12th subject physical education. Dear students, I hope all of you know that in the last video lecture number 8, we have completed our first chapter, which was planning in sports. Today we'll be starting our new chapter in this video lecture. Before I talk about anything regarding the new chapter, I just want to remind you one thing which I again talked about so many times in last video lecture also, that we have made a rule at the end of the chapter. On the very next day, you have to submit all your day's homework. But till the time I'm recording this video of new chapter, still I haven't received the homework of even 20% of the students. Hardly few students have sent me the homework, which is really disappointed. So I again order you, or instruct you rather, to do your homework quickly as soon as possible and send it to me via WhatsApp or email. I have already given you my email ID also. So do not forget this one at all. Fine. Now let's talk about the new chapter. The new chapter that we are going to start today is chapter number 11 as per the index, which is psychology and sports. Students, you can see on your screen the photo which is the part of the syllabus. जो ये फोटो सामने आप देख रहे हैं वो सिलेबस है. सिलेबस के हिसाब से ये यूनिट नंबर 9 है. वो मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था. कुछ यूनिट में 2 चैप्टर होते हैं, इसीलिए इंडेक्स के हिसाब से शायद ये चैप्टर नंबर 11 है, लेकिन यूनिट के हिसाब से यूनिट नंबर 9 है. जैसे कि मैंने बताया, इसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. अब इस साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में अगर आप सिलेबस देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको कुल मिला के 4 टॉपिक दिखाई देंगे. पॉइंट्स 5 दिए हैं, लेकिन 4 टॉपिक दिखाई देंगे. जैसे कि पर्सनालिटी, its definition, types, traits and types, Sheldon and Jung classification, and next one is Big Five theory. ये सारी चीज़ें जो आपने सुनी वो सब एक टॉपिक के अंदर आती हैं, जिस टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी. सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है मोटिवेशन, जिसके बारे में डेफिनेशंस, उसका कंसेप्ट, उसके टाइप्स, उसके टेक्निक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात आएगी. थर्ड टॉपिक इज़ अबाउट एक्सरसाइज एडहेरेंस. अब जो 2 पॉइंट है, ये तीसरा और चौथा, एक्सरसाइज एडहेरेंस, रीजंस टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग द एडहेरेंस टू एक्सरसाइज. ये तीसरा और चौथा पॉइंट दोनों मिला के एक्चुअली एक ही टॉपिक है, वो है एक्सरसाइज के बारे में. और चौथा टॉपिक जो है, दैट इज मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स. सो वैसे देखने जाएं तो टोटल 4 टॉपिक हुए: पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एक्सरसाइज एंड एग्रेशन. इन 4 टॉपिक के बारे में हमको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर बात करनी है. ओके, तो ये यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में. जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है चैप्टर का पहला पेज. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ. ये चैप्टर नंबर 11 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, देखिए ज़रा सामने आपकी स्क्रीन पे एट अ ग्लिम्स, कुछ ग्लिम्स दी हुई हैं लेफ्ट इन साइड पे. मतलब मेन टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज. दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है पर्सनालिटी, इस डेफिनेशन, दिस, ये जो हमने पढ़ा कहीं पे अभी सिलेबस में. थर्ड टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है सामने ग्लिम्स में, मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स, ये भी हमने देखा वहाँ पे सिलेबस में. नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज. फिफ्थ है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज. एंड नेक्स्ट है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स. अब जैसे मैंने आपको 2-3 मिनट पहले बताया कि 4 टॉपिक हैं. सबसे पहला था पर्सनालिटी, तो वो क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? आंसर है हाँ, यहाँ पर्सनालिटी नाम का टॉपिक है दूसरे नंबर पे. मतलब जो ये PDF मैंने आपको ग्रुप में भेजी है पूरे चैप्टर की,
और जिनके स्क्रीनशॉट्स अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, तो मतलब इस पीडीएफ के अंदर ये टॉपिक है पर्सनालिटी। सेकंड टॉपिक वहाँ पे क्या था सिलेबस में, मोटिवेशन। क्या वो यहाँ पे है? जी हाँ, वो मोटिवेशन टॉपिक यहाँ पे है तीसरे नंबर पे। वहाँ पे फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या था मोटिवेशन के बाद? एक्सरसाइज, और उसकी डिटेल में बात। यहाँ एक एक्सरसाइज का छोटा सा हिस्सा है, मतलब वो एक्सरसाइज वाला पूरा टॉपिक इस पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। देखिए एक छोटा सा हिस्सा है, ये देखिए लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो वहाँ भी जब सिलेबस था तो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज तो था वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा भी एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें इस पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगी। हो सकता है ये बुक का पुराना वर्जन हो, दूसरा वर्जन हो, उसके अंदर एक्सरसाइज वाला टॉपिक पूरा हो सकता है, बट जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसमें वो टॉपिक नहीं है। मतलब वो जो टॉपिक नंबर 3 है एक्सरसाइज वाला सिलेबस के हिसाब से, उसके लिए मैं आपको अलग से मटेरियल सेंड करूँगा। जो ये पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में सेंड की है उसमें ये वाला टॉपिक नहीं है। और सिलेबस के हिसाब से चौथा क्या टॉपिक था वहाँ पे? वो था एग्रेशन के बारे में। तो एग्रेशन के बारे में यहाँ भी है, देखिए मतलब मेन 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक तो यहाँ हैं इस पीडीएफ में, एक एक्सरसाइज वाला नहीं है। उसके लिए मैं आपको अलग से मटेरियल बाद में सेंड कर दूँगा। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे हैं इस पीडीएफ के अंदर, जैसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेस के बारे में पूरा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेस के बारे में टॉपिक हमारे सिलेबस के नए सिलेबस के हिसाब से नहीं है इंक्लूडेड, इसीलिए हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। भले ही पीडीएफ में दिया हुआ है लेकिन सिलेबस में वो नहीं है, नए सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पिछले साल था। और एक और चीज़ यहाँ आप ग्लिम्स में देख रहे हैं, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, जो है सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज। ये वाला टॉपिक भी क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम इस पीडीएफ में से नहीं देखेंगे। सो ऑल एंड ऑल मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ अगर आप सिलेबस देखा आपने तो 4 टॉपिक थे, उसमें से 3 यहाँ पे हैं, एक नहीं है। तो 3 के लिए हम यही पीडीएफ यही मटेरियल रेफ़र करेंगे, और चौथा टॉपिक जो आखिर में हम करेंगे उसके लिए आई विल सेंड यू द न्यू पीडीएफ न्यू मटेरियल सेपरेटली। ओके, सो मेक दिस थिंग वेरी क्लियर बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ज़रा ओवरव्यू ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और इस पीडीएफ में क्या है। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में ये बात, इसीलिए पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताई। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, वो होगा पहला टॉपिक सिलेबस के हिसाब से इस यूनिट का, जो है पर्सनालिटी। पहला टॉपिक सिलेबस के हिसाब से, ना कि इस पीडीएफ के हिसाब से। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज पर्सनालिटी। तो आइए उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, पर्सनालिटी वर्ड सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है? हमारे हिसाब से डेफिनेशन क्या है? हम किसको बोलते हैं पर्सनालिटी? हम एक ही बात को बोलते हैं, एंड दैट इज़ गुड लुक्स। इफ समवन ही और शी हैज़ अ वेरी गुड लुक, वी से दैट ओ वाओ, लुक एट द पर्सनालिटी। बट एक्चुअली ये डेफिनेशन बहुत ही इनकम्प्लीट भी नहीं कहूँगा मैं, ये बिल्कुल ही इम्प्रॉपर है। आप सोचिए ज़रा, इफ़ एनी वन ही और शी इज़ विथ अ गुड लुक, लेकिन उसने कपड़े बहुत ही गंदे पहन रखे हैं, अपने आप को बिल्कुल उसने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है, बिल्कुल ही लुक में गंदा है, नाखून बड़े हुए हैं, गंदा सा पूरा उसका लुक है, कपड़े डर्टी हैं, तो उसको हम बहुत खूबसूरत होने के बाद भी नहीं कहेंगे कि ही और शी इज़ विथ गुड पर्सनालिटी, राइट? उसके दूसरी साइड अगर देखें तो अगर कोई भले ही थोड़ा सा वाइट ना दिखता हो, ज़्यादा गुड लुक्स वाला ना हो, लेकिन परफेक्टली रेडी आउटफिट में आया हो, तो उसको हम नॉर्मली कहते हैं ही इज़ हैविंग अ गुड पर्सनालिटी, डिसेंट पर्सनालिटी। गुड भी नहीं कहते, डिसेंट, ठीक ठाक है, अच्छी पर्सनालिटी है। हम कब कहते हैं बेहतरीन पर्सनालिटी है? जब लुक्स भी गुड हो और ख़ुद को मेंटेन भी बहुत अच्छा किया हो। मतलब घुमा फिरा के हमारी डेफिनेशन पर्सनालिटी की 2 बातों पे आके अटक जाती है, एक तो थोबड़ा और दूसरा उसके कपड़े। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ज़बरदस्त तो बंदे की पर्सनालिटी मस्त, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया
तो फिर हमारी डेफिनेशन भी पर्सनालिटी की बदल जाती है। अब कॉमन सेंस की बात है, ये पर्सनालिटी की सही डेफिनेशन तो नहीं है। पर्सनालिटी सिर्फ लुक से नहीं होती, पर्सनालिटी एक नेचर की भी होती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो आपके सामने फ़ोटो है, स्क्रीनशॉट है, उसमें एक फ़ोटो दिया हुआ है, बहुत ही जम्बल्ड वर्ड्स अंदर लिखे हुए हैं। देखिए कई बार है ना, हम बहुत ही सेल्फिश होते हैं या बहुत ही ऐसे हैं कि हम बस ये पैराग्राफ साइड में लिखा है वही पढ़ते हैं, हमारी थियरी वही है। ये कार्टून सा बाजू में चित्र दिया है वो क्यों देखें भाई, उसमें बहुत अच्छा सा राज छुपा हुआ है। ज़रा पढ़िए तो सही क्या लिखा है। जम्बल वर्ड्स, ब्रेव, रिलायबल, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, डिटरमाइंड, पावरफुल, एलिगेंट, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट, काइंड, फाइटर, आउटस्पोकन, गुड, प्रैक्टिकल। इतने सारे अच्छे वर्ड लिखे हैं। क्यों लिखे होंगे यहाँ पे, है नहीं आइडिया? यहाँ इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो ये ऐसा जम्बल्ड वर्ड कलेक्शन दिया है ना, ये सारे वर्ड्स मिला के पर्सनालिटी बनती है। पर्सनालिटी एक लुक से नहीं बनती। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर ये सारी क्वालिटी हो, देन यू शुड से दैट यस ही और शी इज़ हैविंग अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी। विच आर द क्वालिटीज़? ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, देखिए कितने बारी बारी अच्छे अच्छे वर्ड लिखे हैं। ऑनेस्ट होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए। सो इफ़ ऑल दिस क्वालिटीज़ इफ़ यू possess it, then only you will be called a person with good personality, right? Let's read the concept, what the concept of personality says. Personality refers to individual differences in characteristics, patterns of thinking, feeling and behaving. एक इंडिविजुअल की थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग कैसी है, उसके ऊपर से पर्सनालिटी वर्ड डिफाइंड होता है। द फैक्ट दैट एवरी वन इज डिफरेंट इन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स एंड कोचिंग। जब स्पोर्ट्स की बात करें, अब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं भले ही, लेकिन टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं? टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन। मतलब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, वैसे तो ये जनरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में यूज़ होने वाला वर्ड है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका स्पोर्ट्स के साथ ही करेंगे हर बार। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि हर बंदा स्पोर्ट्स में अलग अलग होता है। कोई अच्छा होता है, कोई बहुत बुरा होता है, कोई बिल्कुल नहीं खेलता है, कोई तगड़ा खेलता है, कोई एवरेज खेलता है, कोई घर पे खेलता है, कोई नेशनल लेवल पे खेलता है। मतलब हर एक की पर्सनालिटी खेलने में अलग अलग होती है। एज अ कोच इट इज़ एसेंशियल दैट यू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ योर एथलीट in order to optimize the transmission of your message and their subsequent performance. As an athlete it is important to understand. ऐसा बोल रहे हैं कि एज अ कोच, अगर आप फिजिकल एजुकेशन के कोच हैं, तो आपके लिए आपका जो एथलीट है जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी पर्सनालिटी को समझेंगे तभी आप अच्छे से मैसेज पास ऑन कर पाएंगे। क्या लिखा? It is essential that you understand the personality of your athlete to optimize the transmission of your message. जो आप मैसेज देना चाहें वो ट्रांसफॉर्म हो पाए, उसके लिए पर्सनालिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। एंड their subsequent परफॉर्मेंस, आप पहचानेंगे उनको तभी तो अच्छे से उनको ट्रेन कर पाएंगे। उसकी पर्सनालिटी को जानेंगे तो अगर आपको पता है कि वो बहुत ही एग्रेसिव है तो आपको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये बहुत डल रहता है तो आपको उस हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। सो एज अ कोच यू मस्ट बी नोइंग द पर्सनालिटी ऑफ योर एथलीट, देन ओनली यू कैन पास ऑन योर मैसेज वेरी वेल, और उसी से परफॉर्मेंस सुधरता है। एज एन एथलीट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनालिटी एंड द इट्स पोटेंशियल इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। मतलब बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना कि पर्सनालिटी परफॉर्मेंस पे कितना असर करती है। It is considered that personality relates to specific traits a person displays. ऐसा माना जाता है कि पर्सनालिटी यानी कुछ उसकी क्वालिटीज़ जो एक पर्सन डिस्प्ले करता है, दिखाता है। It is important for a coach to appreciate the personality of a player as their personality traits may result in behavior which is unexplainable by the player themselves. एक कोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अगर वो गुस्से वाले हैं, एग्रेसिव हैं या डल हैं तो आप टोटली उनकी पर्सनालिटी चेंज करें। आप उनकी पर्सनालिटी जानें, समझें और उनके साथ अकॉर्डिंगली डील करें। पर्सनालिटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गोल सेटिंग एंड द टाइप्स ऑफ गोल्स पीपल सेट।
गोल सेट करने के लिए पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा प्लेयर बनना है, बहुत ही बड़ा प्लेयर, तो आपकी क्वालिटीज़ भी उस हिसाब से होनी चाहिए। यू कैन नॉट से दैट भाई वॉट एवर आई एम एंड आई विल बी रिमेनिंग सेम, आई विल नॉट इम्प्रूव माई नेचर बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। नो, if you want to be the best, you need to improve your personality if it is not proper, right? So it plays very important role in goal setting also. It has been noted that goal setting and personality are closely linked, with goals likely to be set in order to compensate or complement an individual's personality. ऐसा माना जाता है कि गोल सेटिंग और पर्सनालिटी बहुत ही इंटरलिंक्ड है। मतलब आप क्या गोल सेट करेंगे वो किस हिसाब से तय होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, राइट? तो बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो ये था सिंपल सा पहले इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी, कंसेप्ट क्या है पर्सनालिटी का। वैसे डेफिनेशन देखने जाएं, अब ये ऐसा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ये पर्सनालिटी। कोई भी इस पर्सनालिटी की, जैसे हमने पहले बात की लुक्स के हिसाब से, हमने कहा लुक्स के हिसाब से पर्सनालिटी नहीं होती, but even if someone gives the definition of personality according to look, then it will not be called totally wrong, it will be called improper or incorrect, right? So whoever gives the definition of personality as per him or her opinion may be right, may be wrong, may be proper, may be improper. So nothing can be called totally right, nothing can be called totally wrong, especially in this type of theoretical subjects. So see, थोड़ा सा बाजू में कुछ लिखा हुआ है, what the expert says, मतलब कुछ एक्सपर्ट लोगों के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनके हिसाब से पर्सनालिटी क्या है। जैसे कि सबसे पहले हैं भाई साहब चांद, देखिए नाम है मून। पर्सनालिटी इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स। बहुत भारी भारी वर्ड यूज़ कर दिए और बना दी डेफिनेशन। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से पर्सनालिटी है किसी भी एक इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर, मतलब लुक कैसा है, इंटरेस्ट उसको किस किस चीज़ में है, एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना वो कर सकता है, एबिलिटी क्या है, एप्टीट्यूड कैसा है, मतलब इन सब चीज़ों का इंटीग्रेशन ये 11th-12th साइंस में आता है, वो नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। वैसे है तो भाई इंटीग्रेट करना यानी जोड़ना, वहाँ भी आप 11th-12th साइंस में इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वो जोड़ना ही है कहीं ना कहीं। जब पहली बार चैप्टर समझेंगे, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली, जब पहली बार पहले दिन पे इंटीग्रेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सीधा सम्स स्टार्ट नहीं करेंगे, और थियरी अगर आप थोड़ी सी समझेंगे, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे आप अपना उस चैप्टर के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन यानी जोड़ना ही होता है। लेकिन मैथ्स के भाषा में जोड़ना क्या है वो वहाँ डिस्कस किया जाएगा, तो मैं ज़्यादा यहाँ बात नहीं करना चाहूँगा। वो तो बीइंग अ मैथ्स पर्सन थोड़ा सा याद आ गया तो बता दिया। खैर वापस आए यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में, तो इन भाई साहब चांद के हिसाब से इन सबको जोड़ दो तो बन गई पर्सनालिटी, है ना। ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम में हर डेफिनेशन हर बंदे के नाम के साथ याद रखें। अगर आप एक या दो डेफिनेशंस भी याद रखते हैं और लिखते हैं, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड इंप्रेशन व्हेन यू राइट इट इन इन्वर्टेड कॉमा दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ सेड दिस वन। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू, यू नो, in this type of theory, you should remember at least 1 or 2 definitions. If 7, 8, 10 definitions are given, you should remember whichever easiest, most you like. You should remember 1 or 2 definitions with names so that you can write it very properly. तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन पर्सनालिटी के बारे में। अब आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब जो इस टॉपिक में बाकी है पर्सनालिटी नाम के टॉपिक में, वो सब कुछ टाइप्स के अंदर ही आता है। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, तो सामने 4 टाइप लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। चारों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। 4 नाम लिखे हुए हैं, देख सकते होंगे आप अपने स्क्रीन पे। अब इसके बाद जो हम थियरी पढ़ेंगे, मतलब पर्सनालिटी टॉपिक में इन 4 टाइप्स के बाद, वो होगा सेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन। सुना होगा आपने ये, जब सिलेबस के बारे में बात कर रहा था, सेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन। तो सेल्डन एक भाई साहब का नाम है, उनका पूरा नाम है W.H. सेल्डन। उन्होंने अपने हिसाब से बताया था कि क्या क्लासीफाई कैसे कर सकते हो, क्या क्या टाइप हैं पर्सनालिटी के। दूसरे हैं C.J. जंग, इन भाई साहब ने बताया था
कि अब मेरे हिसाब से पर्सनालिटी के टाइप्स क्या हैं, तो ये भी क्लासिफिकेशन है, ये भी टाइप्स हैं। उसके बाद एक नाम अगर आपको याद हो तो वो था बिग फाइव थियरी। ये बिग फाइव थियरी भी बात तो यही करती है कि पर्सनालिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो चार अलग अलग तरीके से हम पर्सनालिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। तो आपको डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स में पूछा गया है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, उसके बारे में ध्यान रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए एग्जाम में। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं कि 4 टाइप से मैंने कहा ना, तो एक तो सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, नॉर्मल टाइप, जिसमें 4 अलग अलग दिए हैं कि ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। हमारे हिसाब से क्लासिफिकेशन ये है। पहला ये है क्लासिफिकेशन नॉर्मल। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे क्लासिफिकेशन का तो नाम है सेल्डन। तीसरे का भी नाम है जंग। चौथे का भी नाम है बिग फाइव थियरी। तो वैसे तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पूछा जाए और 3 मार्क्स में ही हो तो यही लिखना चाहिए जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने है, क्योंकि जो बाकी 3 क्वेश्चन हैं वो तो अपने नाम से ही पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप ये वीडियो स्टडी कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हो, तो उन पे टिक मार्क लगा के रखिएगा। इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये हैं, एक तो सेल्डन का क्लासिफिकेशन, जंग का क्लासिफिकेशन, और तीसरा है बिग फाइव थियरी। अभी इस साल भी बिग फाइव थियरी पूछी गई थी। तो ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो आइए बात शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। दीज आर ब्रॉड बेसिक पर्सनालिटी टाइप that are usually present in unique mix that defines how you think, feel and behave। कोई भी इंसान कैसे सोचता है, क्या फील करता है, कैसे बिहेव करता है, इन सब चीज़ों के बारे में मिक्स करके सोचें और फिर पर्सनालिटी के टाइप हम डिवाइड करें तो नीचे दिए गए हैं वो 4 टाइप की बात आती है। अच्छा, नाम बड़े मज़ेदार हैं, इनके याद रखने पड़ेंगे आपको। मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि ऐसे जो नाम आए, जैसे बायोलॉजी में भी आते हैं ऐसे स्पेलिंग खतरनाक, तो आपको इन नामों के लिए एक बार अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर स्पेलिंग इनका जो ऐसा बहुत विचित्र था वो, उनको 5 बार इसका स्पेलिंग ज़रूर लिख के याद करना चाहिए आपको। जैसे फर्स्ट वन है सेंग्विन। पढ़ते हैं क्या है उसके बारे में, लेकिन 4 नाम पहले पढ़ लें। सेंग्विन, फ्लेगमेटिक, क्लोरिक एंड मेलेनक्लोरिक। बहुत ही विचित्र से ये नाम है पढ़ने में भी, लेकिन शायद इतने डिफ़िकल्ट नहीं है उनकी डिटेल्स, है ना। आइए फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। सेंग्विन, सेंगाने नहीं, सेंग्विन। दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनिटी, ऑप्टिमिज्म, एंथुजियाज्म, हाई एनर्जी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, नॉवेल्टी सीकिंग, इम्पल्सिवनेस, क्यूरियोसिटी। ये भी बारी बारी वर्ड है, लेकिन ये सारे वर्ड सुने होंगे आपने। ऐसा बंदा जो स्पॉन्टेनियस हो, ऑन द स्पॉट काम करने वाला हो, होते हैं ना कुछ बहुत ही ऑन द स्पॉट, कुछ भी काम दो उनको आप तुरंत कर देता है। ऑप्टिमिज्म, बहुत ही फ्यूचर का सोचने वाला, ऑप्टिमाइज बंदा हो। एंथुजियाज्म, उत्साही, हाई एनर्जी, मतलब जानते होंगे आप इन सब शब्दों के। हाई एनर्जी वाला हो, फ्लेक्सिबल हो बहुत, क्यूरियोसिटी हो उसके अंदर, जानने, नई नई चीज़ें जानने के लिए आतुर रहता हो। ये सारी जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा हो वो इस कैटेगरी की पर्सनालिटी में आता है। दीज ट्रेट्स आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक जीन्स इन द डोपामाइन सिस्टम, बायोलॉजिकल टर्म है। दीज पीपल ऑफन हैव वेरी एक्सप्रेसिव फेसेस एंड लव यूजिंग द वर्ड्स लाइक एडवेंचर, एनर्जी, न्यू, फन, एक्टिव, ट्रैवल एट्सेट्रा। अच्छा, ऐसी पर्सनालिटी वाले बंदे कैसे दिखते हैं? बहुत ही एक्सप्रेसिव फेस वाले होते हैं ना, कुछ बहुत ही एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं। अच्छा, इन लोगों को कुछ वर्ड यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, जैसे एनर्जी, एडवेंचर। मैं तो बड़ा मज़ा लेता हूँ, कभी पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ, कभी ये करता हूँ, कभी वो करता हूँ, न्यू चीज़ें सीखता हूँ, फन लाइफ में रखता हूँ। मतलब ऐसे वर्ड्स यूज़ करें या ऐसी एनर्जी के साथ या इस तरीके से जो बंदा जीता हो वो इस सेंगानी कैटेगरी में आता है, ऐसा कहेंगे। मतलब सेंग्विन कैटेगरी में आता है, ऐसा कहेंगे, है ना। तो ये है पहला टाइप। बात करते हैं हम अब दूसरे टाइप की। सेकेंड वन इज फ्लेगमेटिक। दीज पीपल आर मेनली डिफाइंड बाय देयर सोशल स्किल्स such as their ability to express themselves and read other people face expression and body language। ये वो लोग हैं जो दूसरे बंदों के
बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशंस अच्छे से पहचान लेते हैं। वो अपनी सोशल स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, है ना, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना, उनके साथ जल्दी से घुल मिल जाना। दे डू वेल एट कनेक्टिंग फैक्ट्स एंड सीइंग द बिग पिक्चर। किसी भी तथ्यों को जानना समझना इनके लिए बड़ा आसान होता है। दे आर नर्चरिंग, सिंपैथेटिक, एग्रीएबल एंड इमोशनली एक्सप्रेसिव। ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं। सम ऑफ दीज कैरेक्टर ट्रेट्स आर लिंक्ड विथ ऑस्ट्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट इन बोथ मैन एंड वेमेन। एक हार्मोन का नाम है ऑस्ट्रोजन, जो मेन और वेमेन दोनों में प्रेजेंट होता है। उस ऑस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसके बारे में जो जिन बंदों में ज़्यादा प्रेजेंट हो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा दिखाई देती हैं। फिजिकली यू कैन रिकग्नाइज देम बाय द स्मूथ स्किन, फुल लिप्स, राउंड फेसेस एंड स्मॉल नोजेस। पर ये उनके चेहरे के दिखाव हैं, ऐसे हो तो बंदे इसमें आते हैं। आई एम श्योर ये सब जब वर्ड पढ़ रहे होंगे तो आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे होंगे सामने आईना होगा तो ज़रूर देखेंगे सही एक बार। स्मूथ स्किन है, फुल लिप्स हैं, राउंड फेसेस है क्या मेरा, एक बार देखेंगे ज़रूर कि मैं क्या इस सेकंड कैटेगरी में आता हूँ कि थर्ड में आता हूँ कि फर्स्ट में आता हूँ। एनीवेज देयर फेवरेट वर्ड्स आर पैशन, पैशनेट, सेंसिटिव, स्वीट। ये ज़्यादातर ये सारे वर्ड्स वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये था सेकंड टाइप। बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो है कॉलरिक। दिस टाइप इज़ एसोसिएटेड विद टेस्टोस्टेरोन विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैन एंड वीमेन बट मोर सो इन मैन। देखिए, आप हर टाइप पे अगर आप एक बात मार्क कर रहे हों तो उसके बारे में नॉर्मल पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, फिर कौन सा हार्मोन ज़्यादा होता है इस टाइप के पर्सनालिटी वाले बंदों में वो लिखा होता है, फिर ये बंदे के खुद की क्वालिटीज़ लिखी होती हैं, फिर वो बंदे नॉर्मली क्या वर्ड बोलने में यूज़ करते हैं वो लिखा होता है, और पांचवी चीज़ लिखी होती है वो बंदे, देखा होगा आपने, वो बंदे दिखते कैसे हैं। तो आपको थियरी याद रखनी हो ऐसी तो ऐसे याद रखनी चाहिए कि ओके हर टाइप में इन 5 चीज़ों के बारे में लिखना है और ऐसे इस थियरी को याद करना है। अच्छा, ये थर्ड टाइप कहता है दिस टाइप इज एसोसिएटेड विद टेस्टोस्टेरोन, जो मैंने बात की। दीज पीपल आर डायरेक्ट, फोकस्ड, टफ, एनालिटिकल, लॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक। बहुत ही डायरेक्ट हैं, टू द पॉइंट, टफ हैं, वेरी वेल फोकस्ड हैं, लॉजिकल है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हुई। एक और बात भी है, जैसे वो थोबड़े वाली बातें आई तो ज़रूर आईना देखने का मन किया था, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें जब पढ़ने में आती है ना तो मन के कोई कोने में ज़रूर आता है कि अच्छा पहला वाला पढ़ रहे थे तो लग रहा था हाँ मैं तो इस टाइप का बंदा हूँ, अब दूसरी चीज़ें तो इससे कम आएंगी। दूसरा पढ़ा तो लगा नहीं यार मैं तो इसमें आता हूँ, फर्स्ट वन में नहीं आता था, ये फर्स्ट से ज़्यादा अच्छा है। थर्ड आया, नहीं यार ये तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब हर बंदा अपने अपने हिसाब से अच्छी कैटेगरी में रखने की अपने को हर बार कोशिश करता है। अच्छा, इनके बारे में और बात करें तो कैसे दिखते हैं। दे ऑफन हैव स्क्वायर जोज, जबड़ा आपका स्क्वायर शेप होता है, चीक बोन्स हाई होते हैं, फोरहेड हाई होता है। इनको कौन से वर्ड यूज़ करना पसंद है, इंटेलेक्ट, एम्बिशन, चैलेंज, इन सब शब्दों का प्रयोग करना इनको बड़ा पसंद है। फोर्थ वन है मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक पीपल टेंड टू बी काम, लॉयल, बहुत ठंडे रहते हैं, लॉयल मतलब भरोसेमंद होते हैं, एंड ऑर्डरली, अच्छी तरीके से खुल वेल ऑर्डर्ड होते हैं। जस्ट एज देयर पर्सनैलिटी नेम साउंड्स, दे आर कॉशियस एंड कन्वेंशनल, बहुत ही ध्यान रखते हैं हर चीज़ों का। दीज मैन एंड वीमेन इनहेरिटेड जेन्स इन द सेरोटोनिन सिस्टम एंड देयर फेवरेट वर्ड्स आर फैमिली, लॉयल, रिस्पेक्ट, केयरिंग, वैल्यूज़, मॉरल। वो इन सब को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे हर बार थियरिटिकल वर्ड्स ऐसे ही होंगे जो बिल्कुल कभी क्लियर कट नहीं देंगे। ये क्लियर कट लॉजिक नहीं है, ये थियरी है, थियरिटिकल सब्जेक्ट है ये। यहाँ सब कुछ प्रॉपरली सही भी नहीं होता, सब कुछ प्रॉपरली गलत भी नहीं होता। जैसा ऑथर ने लिखा उस हिसाब से होता है। दिस इज़ नॉट मैथ्स वेर यू गेट समथिंग परफेक्टली करेक्ट और समथिंग परफेक्टली रॉन्ग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं ऐसे नहीं। यहाँ सब मिसिंग होता है। कई बार आपको ये भी लगता है कि यार 4 टाइप में कुछ चीज़ें तो वहाँ भी थी, कुछ चीज़ें यहाँ भी हैं। हाँ, तो ऐसा होता है। दिस इज़ वॉट थियरी इज़ ऑल अबाउट, यू नो। दीज आर क्वालिटीज़ नॉट क्वान्टिटीज़, एंड क्वालिटीज़ कैन नॉट बी टोटली सेपरेटेड, एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज देर विल बी सम मिक्सचर every time in every theory. Okay, so this was the types of
पर्सनालिटी जो नॉर्मल पहला टाइप, मैंने कहा ना 4 तरीके से हम टाइप पढ़ेंगे, उसमें से ये पहले तरीके से टाइप हुआ। अब दूसरा जो आएगा वो जो 2 बंदे हैं उनके हिसाब से आएगा। तो आइए अब ये दूसरा तरीका शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, सेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं W.H. सेल्डन्स पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन। सेल्डन भाई साहब के हिसाब से पर्सनालिटी वो किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ऊपर 4 पार्ट में डिवाइड हुई ना, कोई मैथमेटिशियन या कोई फिजिशियन या कोई भी बंदे का नाम नहीं था ऊपर, किसने वो दिया था, वो जनरलाइज थियरी थी। अब नाम के हिसाब से कि इन भाई साहब के हिसाब से पर्सनालिटी क्या है, हर बार हर बंदा जैसे मैंने कहा बात करेगा सेम टॉपिक के बारे में, तो अपने अपने हिसाब से, जैसे कॉमन सेंस की बात है ना, मैं भी अगर ये क्वेश्चन ओपनली छोड़ दूँ क्लास में कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, क्लास में 30 बंदे हों, मैं 30 को ये क्वेश्चन पूछूं, तो हर एक अपने अपने हिसाब से आंसर देंगे, कोई टोटल रॉन्ग नहीं, कोई टोटल राइट भी नहीं, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं बोल सकता और कोई जो कुछ बोलेगा वो सब कुछ बिल्कुल गलत हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो बिल्कुल उस तरीके से यहाँ भी है, जब वो किसी और के बारे में बात होगी तब उनके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से ये 4 टॉपिक दिए, ये 4 टाइप्स दिए। अब ये सेल्डन भाई साहब ने जो क्लासिफिकेशन किया उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से दुनिया के सारे बंदे 3 टाइप के हो सकते हैं पर्सनालिटी हिसाब से देखने जाओ। कौन से, पिक्चर में दिया गया है, ज़रा देखिए, जो है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ, ये 3 टाइप के बंदे इनके हिसाब से, जैसे आप पिक्चर के हिसाब समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन आएगा। अच्छा, हर बार की तरह आप एक बात याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि हर चार्ट हर पिक्चर एग्ज़ाम में ड्रॉ करना ज़रूरी हो। कई बार हम पेपर चेक करते हैं तो हमको ये भी देखने मिलता है, ये थियरी पूछा जाए तो बंदे ऐसे पिक्चर भी ड्रॉ करके आते हैं, ये लंबू छोटू मोटू भी ड्रॉ करके आते हैं। सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ड्रॉन इन द आंसर, ओके, नो नीड टू वेस्ट द टाइम फॉर इट, जस्ट राइट डाउन इट प्रॉपरली। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस सेज। In the 1940s, William Herbert Selden associated body types with human temperament types. He claimed that body type could be linked with the personality of that person. वो क्या बात के हिसाब से कर रहे हैं, बॉडी टाइप कैसा है, बॉडी का लुक कैसा है, उस हिसाब से पर्सनालिटी के वो टाइप। जैसे मैंने पहले कहा ना इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में कि हम भी पर्सनालिटी को नॉर्मली बॉडी के साथ ही रिलेट करते हैं, तो ये भाई साहब भी ऐसे ही हैं, पर्सनालिटी को बॉडी टाइप के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ही सेज दैट अ फैट पर्सन विथ अ लार्ज बोन स्ट्रक्चर टेंड्स टू हैव एन आउटगोइंग एंड मोर रिलैक्स पर्सनालिटी, while a more muscular body type person is more active and aggressive. ये कहते हैं जो ज़रा सा मोटा हो, लार्ज इसके हड्डियाँ हो, स्ट्रक्चर हो, वो बंदा कैसा होता है, बहुत ही आउट गोइंग, ज़्यादा रिलैक्स होता है, उस हिसाब से होता है। वैसे सही बात भी है। जबकि मोर मस्क्यूलर, जो ज़्यादा फिट बंदा होगा मसल्स के हिसाब से, वो ज़्यादा एक्टिव एंड एग्रेसिव होता है। ये भी बात सही है, गलत तो नहीं है। अ स्लिम और स्किनी पर्सन विथ थिन मसल्स इज़ यूजुअली कैरेक्टराइज एज क्वाइट एंड फ्रेजाइल। बात तो सही है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। जब आप ये पढ़ रहे हो तो एक काम करिए, अपने क्लास के किन्हीं 3 बंदों को इमेजिन करिए आंख बंद करके। एक तो जो ज़्यादा अच्छे से तगड़ा हो, उसकी क्वालिटीज़ ज़रा सोचिए कैसा रहता है। नॉर्मली वो रिलैक्स रहता होगा, थोड़ा कभी कोई लेज़ी रहता होगा, बहुत ही आउट गोइंग जैसा होगा। अच्छा, बहुत ही फिट, अगर आप किसी को देखेंगे बॉडी मेंटेन की हुई है अच्छे से, विराट कोहली का नाम सामने आता है, फिट वर्ड यूज़ करते हैं तब, तो ऐसे बंदे आप देखे होंगे नॉर्मली एग्रेसिव, उत्साहित रहते हैं। सही बात है ये भी। अच्छा, कोई थिन बंदा एग्ज्यूम करिए अपने क्लास का, इसके बारे में सोचिए। ज़्यादातर दुबले पतले बेचारे होंगे, वो शांति रहते होंगे ज़्यादातर। सो सही है सारे जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किए हैं। ही स्प्लिट अप दीज बॉडी टाइप्स पर्सनैलिटी इनटू 3 कैटेगरीज। इन्होंने 3 कैटेगरी के हिसाब से इनको डिवाइड किया है। कौन सी 3? तो देखिए ज़रा आपके स्क्रीन के सामने, एक्टोमॉर्फ, पिक्चर में नाम आए थे ना 3, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। वैसे उन तीनों में क्या क्या होता है वो भी ऊपर पैराग्राफ में पढ़ लिया, बट फिर भी पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले एक्टोमॉर्फ, उनके हिसाब से पहला टाइप ये है। द एक्टोमॉर्फ आर जनरली टॉल, थिन एंड हैव लॉन्ग आर्म्स एंड लॉन्ग लेग्स। These people have difficulty in gaining weight and muscles, no matter how much they eat or how hard they weight train. They have the body type we tend to see in ballet dancers, runway models, long distance runners, and some basketball players. A very small proportion of the population has this type of body. कैसे दिखते हैं? टॉल होते हैं, थिन होते हैं, बड़े बड़े हाथ होते हैं, पाँव होते हैं,
ज़्यादातर मसल्स या वेट गेन करने में इनको बड़ी दिक्कत जाती है, भले ही कितना ही खाते रहें मोटे ही नहीं होते, कितनी ही ट्रेनिंग करते रहें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली इस टाइप के लुक वाले बंदे कहाँ पाएंगे आप? बेली डांस करने में, रनवे मॉडल्स जो होंगे उसमें, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स जो होंगे, बास्केटबॉल खिलाड़ी, इन सब में ज़्यादा देखेंगे आप। तो ये है पहला टाइप। सेकंड है मेसोमॉर्फ। द मेसोमॉर्फ आर जनरली मस्कुलर, शॉर्टर एंड हैव स्टॉकी आर्म्स एंड लेग्स। These people are strong and tend to gain muscle mass when they do strength training. ये ज़्यादातर मस्कुलर होते हैं, छोटी हाइट वाले होते हैं, और जब ये बहुत ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो इनके मसल के मास जो है वो बढ़ते हैं, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग। Their chest and shoulders are generally broader than their waist. नॉर्मली उनकी कमर से ज़्यादा चौड़े उनके क्या होते हैं? शोल्डर्स और चेस्ट होते हैं, 56 इंच वाला सीना। They may find it difficult to lose weight, but they excel in power sports like soccer, softball, evaluating in gymnastics, sprinting events, in track and field. इनको थोड़ा सा वज़न कम करना हो तो दिक्कत होती है, ऐसे स्ट्रक्चर वाले बंदे होते हैं, बट ये सारे जो स्पोर्ट्स के नाम बताए उनमें ज़्यादातर ये अच्छा करते हैं। और थर्ड टाइप है एंडोमॉर्फ। द एंडोमॉर्फ आर जनरली शेप लाइक एप्पल्स और पियर्स, भाई एप्पल के शेप वाले होते हैं, एंड कैरी मोर बॉडी फैट। They have a pear-shaped body. Their bodies resist losing weight and body fat no matter how restrictive they are with their eating. भाई कितना भी खा लो, कितने भी खाने में ध्यान रख लो, ये मोटे के मोटे ही रहते हैं, पियर शेप के पियर शेप ही रहते हैं, ये कभी कम होने का नाम ही नहीं लेते। इनफैक्ट द मोर दे डाइट द मोर देयर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन टू रेजिस्ट वेट लॉस। जितना ज़्यादा खाते हैं उतना वेट लॉस करने में उनको दिक्कत जाती है। These people are better able to handle long periods of starvation and famine. ज़्यादातर इनको ज़्यादा अच्छे से ये हैंडल कर पाते हैं स्टारवेशन को लॉन्ग पीरियड तक, है ना। तो ये था किन के हिसाब से, सेल्डन भाई साहब के हिसाब से पर्सनालिटी के क्या 3 टाइप होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पूरा हुआ। अगला जो आएगा वो किन के हिसाब से है, वो है भाई साहब CJ जंग के हिसाब से, कि इनके हिसाब से क्या पर्सनालिटी के टाइप्स हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये बंदे बड़े प्यारे हैं, CJ जंग। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा है। देखिए साइड में फिगर दिखाई दे रही है आपको, और वो भी 2 चीज़ें वो हैं जो हम ज़्यादातर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम जानते हैं इन शब्दों को। ऊपर की तरह खतरनाक शब्द नहीं है, एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ एंड वो सब, बहुत ही सिंपल से 2 वर्ड हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। इनके बारे में अच्छे से हमने पढ़ा होगा। जो बहुत ही शाय रहे उसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो बकबक करने वाला हो, नॉर्मली यूज टू गेट टुगेदर में अच्छा हो, उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या थियरी कहती है। द CJ जंग हैज़ क्लासिफाइड द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशिएबिलिटी कैरेक्टर एज इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। समाज में वो कैसे रहते हैं उस हिसाब से उन्होंने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन बनाई कि भाई 2 टाइप मेरे हिसाब से। फर्स्ट वन, इंट्रोवर्ट्स। The introverts are described as people who share characteristics such as shyness, social withdrawal, बहुत ही शाय रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, tend to talk less, बहुत कम बोलते हैं। Due to these characteristics, these people appear to be self-centered, बहुत ही सिर्फ खुद में ही खोए रहते हैं। Unable to adjust easily in social situations, ज़्यादा समाज में, सोसाइटी में ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। They are not easily suggestible. They are फ्यूचर ओरिएंटेड, वेरी सेंसिबल एंड रिजिड इन आइडियाज़। ये खुद की बातें ही मानते हैं, बहुत रिजिड होते हैं आइडियाज़ में, हाँ, लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड ज़रूर होते हैं क्योंकि वो सेल्फ फोकस होते हैं। तो ये हुआ इंट्रोवर्ट्स। मतलब इंट्रोवर्ट होने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। सेकेंड टाइप इज़ एक्स्ट्रावर्ट्स। द एक्स्ट्रावर्ट्स शेयर्स अ टेंडेंसी टू बी आउटगोइंग, फ्रेंडली, टॉकेटिव एंड सोशल इन नेचर। ज़्यादा बकबक करते रहते हैं, समाज में घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होती है। दे प्रीफर बींग जेनरस, सपोर्टिव एंड करेजियस। बहुत हिम्मत वाले होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं। दे आर हैप्पी गो लकी पर्सन्स एंड शो इंटरेस्ट इन प्रेजेंट रियलिटी देन द फ्यूचर। ये प्रेजेंट में ज़्यादा मानते हैं, फ्यूचर की कम सोचते हैं, बहुत खुश मिजाज रहने वाले बंदे हैं। दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स ओपनली, दे टेक डिसीजंस क्विकली एंड एक्ट अपॉन अकॉर्डिंगली। बहुत जल्द निर्णय लेते हैं और बहुत उस पर अमल भी करते हैं। दे आर नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय डिफ़िकल्टीज़। इनको मुसीबतों से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो आपने जो ये 4-5 लाइन पढ़ी उनमें पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया कि ये उसके फ़ायदे भी हैं, ये नुकसान भी है
कि हम कई बार सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वन अ पर्सन शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ, इंट्रोवर्ट वेयर नेसेसरी एंड एक्सट्रोवर्ट एट अदर प्लेसेस। सो इट शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ, इट शुड नॉट बी ओनली अ वन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, अदरवाइज इट इज़ नॉट गुड। शुड ऑलवेज बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग, यू नो। तो ये था सीजे जंग का क्लासिफिकेशन के, उसके हिसाब से पर्सनालिटी के टाइप्स कौन से हैं। अब इस पर्सनालिटी टॉपिक का आखिरी हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट, बिग 5 थियरी। पर्सनालिटी को 5 पार्ट में डिवाइड करके उसको बोला गया है बिग 5 थियरी, जो बहुत बार रिपीटेडली पूछी जाती है। तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। द बिग 5 थियरी इज implied to describe the underlying traits that make up an individual's overall personality. Underlying, जो ज़्यादा सामने ना आते हों. It gives you more insight into how you react in different situations. ये किस हिसाब से डिवाइड करते हैं पर्सनालिटी को कि आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, उस हिसाब से पर्सनालिटी के 5 पार्ट किए हैं। कैरियर प्रोफेशनल्स एंड साइकोलॉजिस्ट यूज दिस इंफॉर्मेशन इन अ पर्सनालिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट एंड कैंडिडेट असेसमेंट। जो लोग नौकरियां देते हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, कैंडिडेट को असेस करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ जो साइकोलॉजी के हिसाब से टेस्ट ली जाती है उनमें ये बहुत काम आता है। द बिग 5 थियरी दैट आइडेंटिफाइज 5 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के 5 फैक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, स्पेलिंग से याद रखिएगा ज़रा सा, बड़ा सा लंबा सा स्पेलिंग है ये, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस and neuroticism. The 5 factor model can be more easily remembered. इन 5 चीज़ों को याद रखने के लिए पांचों के पहले पहले अक्षर को याद रख के एक सिंपल सा वर्ड बनाया गया जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, ओशियन। देखिए आप हर एक का पहला पहला लेटर देख के ओशियन वर्ड बनाया गया, तो ओशियन से ज़्यादा अच्छे से याद रह जाते हैं, भूलने के चांस कम हो जाते हैं। तो आइए इन समुद्र के बारे में, इस ओशियन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको समुंदर दिखाई दे रहा है, ओशियन। 5 क्या क्या उसके पूरे नाम हैं उनके बारे में छोटा सा पिक्चर है, और साथ में जो भी ड्रॉ किया हुआ है वो जब आप थियरी पढ़ के फिर इसको देखेंगे वापस से, तब आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग है। इसीलिए कहीं बल्ब, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है ना। सो ये पिक्चर का भी अच्छा सा मीनिंग है। तो आइए पहले थियरी पढ़ते हैं, फिर देखिएगा इसको वापस से आप, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो 1 बाय 1 लेते हैं इन 5 शब्दों को। सबसे पहले आता है नंबर 1 ओशियन में से ओ, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। नाम ही बताता है क्या होगा। पीपल हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एन्जॉय न्यू एक्सपीरियंसेस यूजुअली स्कोर हाई इन ओपननेस। जो नया नया चीज़ सीखना जानते हैं उनको ज़्यादा ओपननेस में मार्क्स मिलते हैं। ओपननेस इंक्लूड्स ट्रेट्स लाइक बीइंग इनसाइटफुल, इमेजिनेटिव, बहुत सोचना, एंड हैविंग अ वाइड वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट। भाई ओपन तो वो हो सकता है, एक्सपीरियंस वो कर सकता है जिनको सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो, वाइड वैरायटी। एक आध 2 चीज़ों वाले ज़्यादा नहीं सोच सकते। तो ये है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नई नई चीज़ों के बारे में सीखने के लिए ऑलवेज ओपन रहना। सेकेंड इज कॉन्शियसनेस। पीपल दैट हैव अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस आर रिलायबल एंड प्रॉम्प्ट, ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। ट्रेट इंक्लूड बीइंग ऑर्गेनाइज, मेथोडिकल, थरो, मतलब मेथड से काम करते हैं हर चीज़ों में। थर्ड है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्ट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इंटरेक्टिंग विथ अदर्स, इनको लोगों से बात करके खुद को एनर्जी मिलती है। वाइल इंट्रोवर्ट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम विद इन देम सेल्फ। तो एक्स्ट्रावर्जन इंक्लूड्स ट्रेट ऑफ एनर्जेटिक, टॉकेटिव, एसेटिव। ये ऊपर आया था ना, उसका है ये एक वर्जन, एक्स्ट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, उसका एक ही वर्ड है। दूसरों के साथ बात करके इनको मज़ा मिलता है, खुद को इनको एनर्जी मिलती है। फोर्थ वन इज एग्रीएबलनेस। दीज इंडिविजुअल्स आर friendly, cooperative, compensate. People with low agreeableness may be more distant. Trait include being kind, affectionate and sympathetic. मतलब ये ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव, हेल्प करने वाले बंदे होते हैं, काइंड होते हैं नेचर में। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म इज ऑल्सो sometimes called emotional stability. This dimension relates to one's emotional stability and degree of negative emotions. People that score high on neuroticism often experience emotional instability. मतलब जो ज़्यादा इस न्यूरोटिज्म में आता है वो ज़्यादा इमोशनली इनस्टेबल है, ऐसा कहा जाता है, और वो ज़्यादा नेगेटिव है इमोशंस में, ऐसा कहा जाता है। ट्रेट्स इंक्लूड बीइंग मूडी एंड टेंस, जो ज़्यादातर नहीं, बहुत ही खड़ूस टाइप, अपने मूड में ही या टेंशन में हर बार रहते हो पूरा दिन,
वो ज़्यादातर ऐसे कहलाते हैं। तो ये था समुंदर, 5 वर्ड थे ओशियन, हर एक वर्ड का पहला पहला अक्षर लेके ओशियन बनाया गया। तो ये थी बिग फाइव थियरी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये पूरा टॉपिक यहाँ पूरा होता है। 25% ऑफ द चैप्टर, पहला टॉपिक जो था पर्सनालिटी, जिसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कंसेप्ट, अलग अलग लोग क्या क्या डेफिनेशन देते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ना शुरू किया। 4 तरीके से टाइप्स पढ़े हमने। एक नॉर्मल तरीका टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, दूसरा सेल्डन के हिसाब से, तीसरा जंग के हिसाब से, और चौथा बिग फाइव थियरी। तो ऐसे टुकड़ों में और सबके अगर टाइटल याद रखेंगे तो आप हर चीज़ आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इस वीडियो लेक्चर का पूरा टॉपिक पर्सनालिटी। इससे पहले कि सेशन को वाइंड अप करें, होमवर्क आज का लेते हैं। आज का होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ मैं, कभी कम कभी ज़्यादा। पिछली बार कम भी था, लास्ट टॉपिक था, तो इस बार एक आध क्वेश्चन ज़्यादा भी है। तो इस बार के होमवर्क में 3 क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 इज टॉक अबाउट पर्सनालिटी, इस कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड टाइप्स। मतलब शुरुआत का जो हिस्सा था, पर्सनालिटी क्या है, उसका छोटा सा पैराग्राफ था। डेफिनेशंस 2-3 बंदों की, और टाइप्स जो 4 टाइप आए थे शुरुआत में जो आए थे वो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत बड़ा नहीं है हालांकि ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। सेल्डन एंड जंग दोनों के द्वारा पर्सनालिटी का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में डिटेल चर्चा करें, बड़ा सा क्वेश्चन। और फिर तीसरा क्वेश्चन छोटा वाला, 3 मार्क्स वाला। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बिग फाइव थियरी। बिग फाइव थियरी के बारे में शॉर्ट नोट लिखें। तो इन 3 क्वेश्चंस को करने से रिवाइज हो जाएगा और ये पूरा टॉपिक कवर भी हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आज के आपके होमवर्क में हैं। तो बस इसी के साथ आज के इस सेशन को पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो लेक्चर। I hope all of you are staying at your home, not going outside. All of you are safe, taking care of yourself and family also. And do keep on doing this. Do not be lazy, do not be careless, okay? Do not go outside. Stay home, stay safe. Thank you so much everyone. Have a very good day. Thank you.